अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं वली मुमताज़ और आपके साथ हाजिर एक और वीलॉग के साथ। इस वीलॉग में मैं बात करूंगा इस फ़ैसले की जो तोशाखाना का फ़ैसला है, और ये मोहम्मद बशीर साहब का तफसीली फ़ैसला सामने आ गया। 23 सफ़ात पर ये फ़ैसला है। इससे पहले के वीलॉग में मैंने साइफ़र की आपको सारी तफसील बताई थी कि वो जो 77 पेजेस में बड़ा ज़ोर लगाया ना जज साहब ने, जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन ने, कि बस किसी तरह मैं ये साबित कर दूं कि मैंने जो फैसला सुनाया वो बिल्कुल ठीक मेरिट पर है। मेरिट पे तो खैर क्या, मेरिट से दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो 77 पेजेस पर बात इसीलिए पहुंची थी कि उनको बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है और एक ही बात को दोहराई जा रहे थे। और उसमें मैंने बताया कि किस तरह से वो वन साइडेड फैसला है, और यही वजह थी कि जब इमरान खान साहब ने वो फैसला सुना था तो ऊपर की तरफ छत पर देख कर उन्होंने कहका लगाया, क्योंकि वो फैसला ही बिल्कुल ही उसका ना कोई सर था ना पैर था, और उसमें कई झोल थे जिसमें खुद ही से फंस जाते हैं, फैसला सुनाने वाले खुद ही से फंस जाते हैं। अब ये जो फैसला है 23 सफ़ात का, ज़रा कम तकलीफ दे है, क्योंकि 23 सफ़ात हैं, वो कहाँ 77 पेजेस थे। और इसके अंदर जो ये फैसला सुनाया गया है, इसमें बुनियादी तौर पर दो नुकात पर डिपेंड किया गया है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, यानी कि दो विटनेसेस हैं, उन पर डिपेंड करके ये फैसला सुनाया गया है। मैं बाय द वे आपको ये भी बता दूं कि आज हम ये जो चल रहा है मामला इद्दत में निकाह का, उस पर भी बात करेंगे, और वहाँ पर जो एक साजिश तैयार की गई है वो साजिश क्या है, उसके असल जो मामलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर आखिर में ज़रा आपके हरदिल अजीज़, माजरत चाहता हूँ हरदिल अजीज़ कह रहा हूँ, फ़ाद हुसैन साहब की भी कि जो अप्रोच है और जो उनके अंदर अभी भी उनके अंदर से PMLN और PDM और जो एडवाइजरी है वो नहीं निकल रही है, तो मैं ये भी बताऊंगा कि वो कैसे सहाफ़ी हैं, वो मैं ज़रा आखिर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्विकली मैं आपको ज़रा इसका बता दूं, तोशाखाना का 23 सफ़ात का ये फ़ैसला है। इसमें 16 प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस थे, जो साइफर केस था उसमें 25 थे। इसमें जो दो लोग हैं असल जिन पर डिपेंड किया गया है, वो एक प्रोसिक्यूशन के विटनेस नंबर 13 हैं, और उसके अलावा प्रोसिक्यूशन के विटनेस नंबर 15 हैं। अच्छा, विटनेस नंबर 13 हैं इमरान बशीर, और विटनेस नंबर 15 हैं प्रोसिक्यूशन के सुहेब अब्बासी। सुहेब अब्बासी वो आदमी है जो पाकिस्तान में है, यहाँ पर काम करता है, रावलपिंडी में इसकी कंपनी है, और ये अप्रूव्ड अप्रेजर है तोशाखाना कैबिनेट डिवीज़न का, ठीक है। और इसने असेस की थी वैल्यू इन तहाइफ की, कि जब इसकी वैल्यू असेस करवा कर फिर 50% पर इनको कानून के मुताबिक इमरान खान साहब ने ख़रीदा। और इमरान बशीर वो आदमी है कि जो दुबई में रहता है, और इसको ये स्टार विटनेस था नैब का, और इसके ज़रिए इसमें अब ये साबित किया गया, सुहेब अब्बासी के ज़रिए साबित किया गया कि जी ये असेसमेंट अंडर वैल्यू हुई थी, ठीक है। और इमरान बशीर के ज़रिए बताया जाता है कि जी इमरान बशीर से हमने ये असेसमेंट करवाई है, दुबई में आदमी होता है, और उसने बताया है कि जी असल वैल्यू इन तहाइफ की ये है। सो ये वो सारा केस और ये वो सारा खेल है जिसकी बुनियाद पर 14-14 साल सज़ा सुनाई गई। मैं आपको पहले बता दूं कि ये प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 13 इमरान बशीर कहता क्या है। इमरान बशीर कहता है कि जी मैं दुबई में गुज़श्ता 4 साल से हूँ, और MS रेनबो कंपनी का नाम है जिसके लिए मैं काम करता हूँ 3 साल से। उसके अलावा उसने कहा कि जी हमारी कंपनी ज्वेलरी और एंटीक आइटम्स में डील करती है। उसने कहा कि जी मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी ज्वेलरी, ग्राफ सेट और ब्रेसलेट वॉच ऑफ बल्गारी के हवाले से। और उन्होंने कहा कि जी उनकी कंपनी को अप्रोच किया गया था काउंसिल जनरल पाकिस्तान से, और फिर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने काउंसलेट जनरल ऑफिस को विज़िट भी किया था, वहाँ से स्पेसिफिकेशंस भी ली थी, और फिर स्पेसिफिकेशंस लेने के बाद वो अपनी कंपनी में वापस आए, और कंपनी ने फिर उसे ज़िम्मेदारी दी कि जाके मार्केट से असेसमेंट कराओ और प्राइस बताओ। ये कहता है जी इमरान बशीर। अच्छा, इमरान बशीर का मामला मैं ज़रा यहीं पर निपटा दूं कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा गया कि ये जी 1,80,00,000 के तहाइफ नहीं थे बल्कि 300 करोड़ के थे। इमरान बशीर से जब ये पूछा गया कि इमरान बशीर ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है, क्योंकि ज्वेलरी को परखने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो उसने कहा जी मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। फिर उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारे पास हीरों का तयन करने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है IGI वो है। उसको तो ये भी नहीं पता था कि IGI किसका मुखफ़फ़ है, यानी कि सर्टिफिकेट तो दूर की बात। दूसरा, ये FA पास है, गुज़श्ता 8 साल से कोशिश कर रहा है कि ये BCom कर ले, लेकिन कर नहीं पा रहा है। 3,800 दिरहम इसकी माहाना तनख्वाह है उस कंपनी में, जिस कंपनी का नाम उसने बताया है MS रेनबो इम्पैक्स FZE, दुबई की कंपनी, जहाँ पर ये 3 साल से काम करता है। यहाँ पर ये पार्ट टाइम काम करता है, ठीक है, और आधा टाइम जो है बाकी वक्त ये किसी स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर काम करता है, और पढ़ा लिखा भी नहीं है। फिर उसके बाद इसने ये कहा कि जी मेरे पास इसकी तस्वीर थी, यानी कि उसने फिजिकली तो ये तहाइफ देखे ही नहीं, यानी कि उसके पास सिर्फ तस्वीर थी, या उसको बता दिया गया जी इस तरह की थी वगैरह वगैरह वगैरह।
उस पर उसने कहा कि जी मैंने जाकर मार्केट से इसकी कीमत लगवाई, बल्गारी से और ग्राफ से। अच्छा, अब बल्गारी और ग्राफ से जब कीमत लगाई तो उन्होंने जो कीमत लगा के दी उसका कोई तहरीरी सबूत, वो तहरीरी सबूत भी नहीं है। फिर इसकी कंपनी ने इसको ऑथराइज किया था कि जाओ जाके मार्केट से पता कराओ, वो अथॉरिटी लेटर भी नहीं है। फिर उसके बाद इसकी कंपनी ने इसको ये अथॉरिटी दी है कि जाओ जाके वहाँ पर अदालत में, क्योंकि वीडियो लिंक के ज़रिए ये हुई है, ये गवाही हुई है, क्यों वहाँ तुम अपनी गवाही दो, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ, कंपनी की तरफ से कोई अथॉरिटी लेटर है? कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है। फिर ये कहते हैं ना जी मैं ये जाकर काउंसलेट गया, काउंसलेट जनरल के दफ्तर गया और उन्होंने हमसे कहा और हमने फिर उनके कहने पर यह किया। तो इसकी कंपनी और काउंसलेट के दरमियान कोई ख़तो किताबत या इसको कोई चिट्ठी आई हो कि भाई ये चिट्ठी दिखाओ, तुम्हें चिट्ठी लिखी गई है कि आप ये काम करें हमारे लिए, वो चिट्ठी भी नहीं है। फिर उसके पास क्या उसके अलावा ना तो ये चिट्ठी, फिर उसके अलावा इसकी कंपनी और काउंसलेट के दरमियान क्या तय हुआ था, क्या फ़ीस रखी गई थी कि किस फ़ीस पर ये असेसमेंट करवाएंगे, वो भी नहीं है। फिर उसको तो ये तक नहीं पता कि जिस कंपनी में ये काम करता है MS रेनबो एम्पेक्स 3 साल से, उस कंपनी के मालिक का नाम क्या, यानी कि उसको नाम भी नहीं पता। फिर उसके अलावा ये वो आदमी है जिसे जिरा में ये पता चला कि इसने जब ये वज़न लिखा है इन तहाइफ का, यानी कि हीरो वगैरह का, तो इसने लिखा है ग्राम में, जबकि वो कैरेट में होता है। फिर उसके अलावा इसने ये भी माना कि इसके लिए माइक्रोस्कोप मशीन चाहिए होती है, डायमंड सेलेक्टर चाहिए होता है, स्कैनर चाहिए होता है। लेकिन वो जब इसके पास तस्वीरें थीं तो इन चीज़ों का इसने माइक्रोस्कोप मशीन या स्कैनर या डायमंड सेलेक्टर से कैसे पता करवाना था? अच्छा, फिर उसको कुछ तस्वीर दिखाई भी गई जिरा के दौरान कि भाई ये बताओ ये इसकी क्या कीमत होगी। तो उसने कहा जी मैं ये देखे बगैर, इसको मैं फिज़िकली देखे बगैर या फिज़िकली मेरे पास ये नहीं है तो मैं सिर्फ तस्वीरें देख कर तो नहीं बता सकता ना। तो ये पूरा केस जो था यानी कि 2 बुनियादों पर था। एक ये कि जी अंडर वैल्यू, पहले जो असेसमेंट हुई थी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, वो अंडर वैल्यू असेसमेंट हुई, वहाँ पर वो साबित करने की कोशिश की। और फिर इस शख्स के ज़रिए, इमरान बशीर के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि जी इसकी असल कीमत 300 करोड़ है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये 300 करोड़ की कीमत लगाने वाला शख्स जो है वो कौन है और ये किस तरह से एक्सपोज हो गया। अब आते हैं जी उस शख्स की तरफ जिसका नाम सुहेब अब्बासी है, सन ऑफ फिदा हुसैन अब्बासी। और ये तोशाखाना केस में जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, इसमें इसको विटनेस के तौर पे इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। स्टेटमेंट आयो मोहसिन हारून साहब के सामने। ये CEO है ऑफ एजिलेंट ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स और अप्रूव्ड अप्रेजर है ऑफ तोशाखाना कैबिनेट डिवीज़न। यानी कि ये जो अप्रूव्ड अप्रेजर है, इसकी सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये अप्रूवल या इसको अप्रूव्ड अप्रेजर तोशाखाना कैबिनेट डिवीज़न का क्या इमरान खान साहब ने लगवाया? क्या इमरान खान साहब ने कहा है कि हाँ भाई तुम अब से अप्रूव्ड अप्रेजर हो? नहीं ना। तो इसका तो उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। दूसरा ये कहता है कि जी इससे मुलाकात हुई इनामुल्लाह शाह की। इनामुल्लाह शाह जो है वो कंट्रोलर है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और ये 2019 से जुलाई 2021 तक वहाँ पे रहा और ये पर्सनल मामला देखता था इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के और उनकी अहलिया के। और वो ये कहता है कि जी मैंने प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के कहने पे असेसमेंट करवाई, उन तहाइफ की, और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक असेसमेंट करवाई। और उन्होंने कहा कि जी इनको इन आदमी को इनामुल्लाह शाह कहता है कि जी मुझे इमरान खान साहब और उनकी अहलिया ने कहा था कि जाओ जाकर सुहेब अब्बासी से मिलो और उससे अंडर वैल्यू करवाओ। तो ये यहाँ पर पहले तो इनामुल्लाह शाह ये बता दे कि उसके पास क्या सबूत मौजूद हैं। ज़ुबानी कलामी बात है ना, हवाई बात है। मैं भी आज बैठे हुए कह दूँ कि जी फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया था। कोई इस तरह के मामलात में कोई लिखी बड़ी बात होती है ना, साबित करे, प्रूव करे। किसी पर इल्ज़ाम लगाना तो आसान है कि जी मैं इनामुल्लाह शाह आके बयान दे रहा हूँ कि जी मुझे तो इमरान खान साहब ने और उनकी अहलिया ने कहा था कि जाओ जाके सुहेब अब्बासी जो अप्रूव्ड अप्रेजर है तोशाखाना कैबिनेट डिवीज़न का, उसको जाकर कहो कि जी इसकी अंडर वैल्यू करे असेसमेंट। और फिर सुहेब अब्बासी भी ये कहता है कि जी मुझे आकर इनामुल्लाह शाह मिला था और मुझे इनामुल्लाह शाह ने ये पैगाम दिया इमरान खान साहब का और उनकी अहलिया का कि जी ये जो तहाइफ हैं इनकी वैल्यू जो है वो कम लगवाओ, यानी कि अंडर वैल्यू इसको करो। तो सुहेब अब्बासी साहब भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक तो ये कि वो अप्रूव्ड अप्रेजर कैसे होगी कैबिनेट डिवीज़न की, कैबिनेट डिवीज़न क्या सो रही है कि ऐसे शख्स को उसने अप्रूव्ड अप्रेजर रख लिया हुआ है। इसमें भी दाल में काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। और इसमें कैबिनेट डिवीज़न को पूछा जाए और इस अप्रेजर को पूछा जाए कि भाई तुमने किस तरह से इसको अंडर वैल्यू कर दिया, और जो इसको अप्रूव अब तक इसकी वो जो ये अप्रूव्ड अप्रेजर है ये तो अब तक कैंसिल हो जाना चाहिए था, बल्कि इसको तो कानून के कटहरे में होना चाहिए। इसको सज़ा मिलनी चाहिए कि तुमने ये माना, एतराफ़ किया, लेकिन इसको सज़ा कोई नहीं देगा। इसलिए नहीं सज़ा देगा कि इसका काम सिर्फ ये था कि तुम आकर इमरान खान साहब के खिलाफ ये गवाही दे दो, तुम्हारी उसके बाद छुट्टी है, तुम माफ़ हो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा।
तुम बिल्कुल ही आराम से इत्मीनान से अपना कारोबार करो। तो इसको भी गिरफ्तार होना चाहिए कि अगर ये बंदा सच्चा है और ये कहता है कि जी मुझे इनामुल्लाह शाह ने कहा था, और इनामुल्लाह शाह को भी गिरफ्तार होना चाहिए कि भाईजान इनामुल्लाह शाह साहब आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप कहते हैं कि जी मुझे कहा गया और मैंने जाकर वहाँ इस तरह से वैल्यू उसकी अंडर वैल्यू करवा ली। अच्छा, फिर उसके अलावा 2 लोग मजीद हैं जिनके बारे में पूछगछ होनी चाहिए कि उनको आपने कैसे इस केस में छोड़ दिया, कि स्टेटमेंट दे दी और मज़े से निकल गए। एक हैं जी अजीम मंजूर साहब, ये प्रिंसिपल अप्रेजर हैं पाकिस्तान कस्टम्स के, और ये कहते हैं कि इन्होंने क्योंकि अब इनका काम है ना, क्योंकि जो तोशाखाना के तहाइफ हैं ये कैबिनेट डिवीजन की जिम्मेदारी होती है उसकी असेसमेंट करवाना, वो FBR से करवाते हैं और फिर उसके बाद वो मार्केट से करवाते हैं, यानी कि मार्केट एक्सपर्ट से करवाते हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट तो आपने देख लिया कि सुहेब अब्बासी कैसा आदमी है। दूसरा, ये जो FBR के मामलात हैं उसके अंदर कस्टम्स के लोग बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर ये जनाब हैं अजीम मंजूर साहब और ये हैं प्रिंसिपल अप्रेजर पाकिस्तान कस्टम्स। ये कहते हैं कि जी इन्होंने इंडिपेंडेंटली असेसमेंट नहीं की थी, बल्कि इन्होंने डिपेंड किया था प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी पर। और इसके अलावा एक और अप्रेजर हैं राबिया समद, ये भी कस्टम्स की हैं। ये कहते हैं कि जी इन्होंने सुहेब अब्बासी और राबिया समद पे डिपेंड किया, इंडिपेंडेंट इन्होंने उसकी असेसमेंट नहीं की, और ना ही उन्होंने ब्रांड ग्राफ की वैल्यू लगाने की कोशिश की। जब उन्होंने रिपोर्ट को साइन किया उन्होंने कहा ये मैंने फिजिकली भी एग्जामिन नहीं किया इन तहाइफ को, और इनके पास कोई, इन्होंने कहा कि एक्सपर्टीज़ नहीं थी, कोई इनके पास महारत नहीं थी इसकी कीमत लगाने की, इस तरह के तोहफे तहाइफ की। और इन्होंने कहा कि फिर अपनी असेसमेंट रिपोर्ट इन्होंने कैबिनेट डिवीजन को दे दी। ये अजीम मंजूर को आपने कैसे छोड़ दिया कि जो ये बंदा है ये इसके पास ना कोई इस तरह की असेसमेंट करने की सलाहियत मौजूद है, वो मानता है कि उसके पास सलाहियत मौजूद नहीं है, तो फिर इन लोगों को भी पकड़ा जाए कि भाई आपने रिपोर्ट पर साइन करके कैसे दे दिया, आपको भी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन नहीं, इनको सज़ा नहीं होगी, बिकॉज इनसे काम ही सिर्फ इतना लेना था कि इनसे बयान दिलवाना था। यानी कि ये भी बंदा अपना एतराफ़ कर रहा है, एक तरह से एतराफ़ जुर्म। फिर इसी तरह से राबिया समद हैं जिस पर डिपेंड किया अजीम मंजूर ने। राबिया समद हैं विटनेस नंबर 6 और ये विटनेस नंबर 7 थे अजीम मंजूर। इनकी तरफ इनका भी यही कहना है। अच्छा, बीच में ना कई मरतबा लग रहा है कि लफ्ज़ कॉपी पेस्ट हुए हुए हैं, यानी कि वही जुमले जज साहब ने पेस्ट कर दिए अजीम मंजूर के लिए, वही जुमले राबिया समद के लिए, कॉपी पेस्ट चल रहा है यहाँ पर। ये क्योंकि ना यहाँ पर ये राबिया समद को कई जगहों पर ही कहा है उन्होंने, जबकि शी होना चाहिए, तो वो ही इसी वजह से ही है ना। वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। आप किसी की अगर नकल कर रहे हैं तो नकल करते हुए आप उनका नाम भी तो नहीं लिख देंगे ना। तो यहाँ पर यही है कि उन्होंने जो लिखा किसी आदमी के लिए तो उन्होंने वहीं से उठा के कॉपी किया और पेस्ट मार दिया राबिया समद के साथ की ही, जबकि वो तो शी लिखा जाना चाहिए था। तो ये इनकी राबिया समद की स्टेटमेंट ये कहती है कि जी मेरे पास ये तोहफे तहाइफ आए थे। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने ये भी वही जुमला कि जी इंडिपेंडेंटली इन्होंने अप्रेजमेंट उसकी नहीं की है, यानी कि उसका अंदाज़ा तयन नहीं लगाया है, बल्कि डिपेंड किया है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है इंडिपेंडेंटली रादर ही सिंपली रिलायड, रादर ही राबिया समद को लिख रहे हैं जज साहब, रादर ही सिंपली रिलायड, ठीक है, जो कि असेसमेंट हुई थी प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी की, इन्होंने भी उन पर डिपेंड किया। और फिर उन्होंने कहा कि जी इनके इसके अलावा उन्होंने कहा मैंने फिजिकली भी, यानी कि फिजिकली चीज़ों को नहीं देखा तहाइफ को। और इन्होंने भी वही लिखा कि जी जो नीचे लिख रहे हैं अजीम मंजूर साहब के, जी मैंने भी कंसिडर नहीं किया था कि ब्रांड ग्राफ क्या है और उसकी कीमत कितनी हो सकती है। और इन्होंने भी लिखा कि इनके पास भी कोई महारत इन चीज़ों को असेस करने की नहीं थी। और फिर ये भी लिखा है कि जी मेरी तो जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था, मैं तो इजाफी काम कर रही थी। बहरहाल आप अगर इजाफी काम भी कर रही थी तो आप उसके लिए बराबर की जिम्मेदार हैं और आप कसूरवार हैं। और ये जो खातून है राबिया समद, अजीम मंजूर, इन सब को पूछा जाना चाहिए था, इन सब ने कैसे असेसमेंट कर दी। ये वो करप्ट सरकारी मुलाजमीन हैं कि जिनको अगर आप छोड़ देंगे तो फिर इसी तरीके से बयानात भी लोगों के देते रहेंगे, और फिर अगर कभी कोई काम ऐसा करना पड़ेगा तो ये बाद में उस वक्त तो ये क्वालिफाइड डिक्लेयर करेंगे और बाद में कह देंगे जी हम तो क्वालिफाइड ही नहीं है। तो इस तरह के लोगों को रखने वाले जो हैं उनसे भी पूछा जाना चाहिए। अब ये केस साबित हो गया। साबित किस तरह से हुआ कि आपका जो स्टार गवाह था ना, आपने साबित सिर्फ ये करना था कि जी ये तो अंडर वैल्यू था, ठीक है। अच्छा, आपने वो एक तरफ ये इधर की लोकल लोगों से उसकी कह दिया कि जी हमने तो अंडर वैल्यू उसकी असेसमेंट की। फिर बड़ा ज़रूरी था कि आपने उसकी असेसमेंट करवानी थी कि जी इसकी असल कीमत तो 300 करोड़ है, तो वो आपने इमरान बशीर से करवाई जो दुबई का है। उसका खाता मैंने आपके सामने खोल के रख दिया कि वो तो बता ही नहीं सकता कि 300 करोड़ की है, यानी कि ये केस तो यहीं पर फारिग हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। अब जी आगे आते हैं और बात करते हैं इद्दत में निकाह के मामले की, और इसमें जो साजिश वाला एलिमेंट है वो क्या है। साजिश वाला एलिमेंट जनाब ये है कि पिछले दिन जब सज़ा हुई तोशाखाना की, तो उसके बाद हर तरफ
ये कहानी गढ़ी गई और ये जो मरीम नवाज साहिबा के और PMLN के जो ख़ास चहीते हैं मीडिया में, उन्होंने ये कैंपेन शुरू कर दी कि जी देखें NRO कहते थे कि ना देंगे ना लेंगे, ये NRO हो गया, डील हो गई। और मुझे भी कुछ मैसेजेस आए उन लोगों के, उन्होंने कहा जी कि जब मैंने ये ट्वीट की कि उनको बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया है इमरान खान साहब की अहलिया को, तो मुझे ट्वीट आई कि जी NRO ना दूंगा ना लूंगा। वो इस वजह से कि लोगों को प्लांट किया गया था कि आपने लोगों को अब ये कहना शुरू कर देना है कि जी देखो, एक तरफ खतीजा शाह, एक तरफ यास्मीन राशिद, एक तरफ आलिया हमजा, सनम जावेद, तैयबा राजा, और दूसरी तरफ और दीगर खवातीन भी PTI की जो गिरफ्तार रही हैं और जेलों में हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं कि जो जेल में नहीं है बल्कि बनी गाला चली गई हैं, तो ये डील करके चली गई। तो उस पर तो खैर उसी वक्त ये तय था, वाज़ेह था, और वो खुलकर सामने आ गया कि इमरान खान साहब ने तो खुद कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जो उनकी अहलियाँ हैं वो जेल में नहीं है बल्कि बनी गाला हैं। तो ये पूरी एक प्लान, एक साजिश गढ़ी गई थी ये मरीम नवाज के लिए, ताकि वो इसको लेकर चल सकें, जलसों में तकारीर करें। वरना वो इतनी कहाँ से हमदर्द निकल आई इन तमाम खवातीन की जो PTI की, अगर इतनी हमदर्द हैं कि जिनका वो हवाला दे रही हैं कि जो वो तो जेलों में है, तो उनको जेलों से निकलवाएं ना। उनको क्यों जेलों में बंद रखा हुआ है? उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए हैं, आप उन पर आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं कि जी उनको गलत आपने बंद रखा हुआ है? उस वक्त आपकी अंदर की औरत या आपके अंदर से इंसानियत जो है वो कहाँ चली जाती है? उस वक्त तो कहीं पर दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। अहलिया इमरान खान साहब की, उन्होंने कह दिया है कि जी मेरे साथ कोई मुआहदा तय नहीं हुआ, मुझसे डील करने की कोशिश की गई, मुझे पैगामात भिजवाए गए, मैंने सीधा सीधा कहा कि इमरान खान साहब से बात कर लो और अगर करनी है तो मुझसे बात नहीं करो। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि जी मुझे तो आप अभी भी जेल में बंद कर दें, मैं तो जेल में जाना चाहती हूँ, मुझे तो धोखे से ये बनी गाला ले गए। मैं तो खुद पहुंची थी अडियाला जेल जाके गिरफ्तारी देने के लिए, क्योंकि उनका प्लान ये था ना कि अडियाला जेल नहीं आएंगी और इनके ऊपर फिर हम कहेंगे जी हमने छापे मारे, ये किया वो किया, और उनकी पकड़ दकड़ के लिए वहां से उनको लेकर आए, छुपते फिर रहे हैं। एक और नैरेटिव, एक और सौदा बेचने के लिए, मंजन बेचने के लिए इनको चाहिए था ना। तो वो तो चाह रहे थे कि हम उनको जाकर खुद गिरफ्तार करें, लेकिन वो खुद अडियाला जेल आ गए, तो उनका प्लान सारा वहीं पर फारिग कर दिया इमरान खान साहब की अहलिया ने इन लोगों का जो उनके खिलाफ ये करना चाह रहे थे। फिर उसके बाद उनको बनी गाला भी इसी वजह से लेकर गए हैं। तो वो तो कहती हैं कि जी मैं खड़ी हूं, डट के खड़ी हूं, मुकाबला करूंगी, हमने कतन किसी किस्म की कोई डील नहीं की है, ना हमने करनी है। और इमरान खान साहब ने भी इसकी तस्दीक की है और इमरान खान साहब ने अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को यही कहा है कि 8 फरवरी को निकलें, ज़रूर निकलें। और मैं एक दफ़ा फिर ये दोहराऊं कि जी निकलिए, ज़रूर निकलिए, वोट डालिए, आपका हक है, अपना वोट ज़ाया ना कीजिए, किसी भी गफलत का मुजाहिरा ना कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी वोट डालेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम आपका ज़मीर मुतमईन रहेगा कि आपने अपने वोट को ज़ाया नहीं होने दिया। अपने वोट को ज़रूर पोल कीजिए, जाके ठप्पा लगाइए उसी उम्मीदवार के इंतखाबी निशान के साथ कि जिसको आप समझते हैं कि वो सही मानों में आपके वोट का हकदार है। और आखिर में फ़ाहद हुसैन साहब कल अपनी टेलीविज़न की ट्रांसमिशन, जहाँ पर अब वो सहाफ़ी बने फिरते हैं ना, जब उनको ज़रूरत पेश आई तो वो एडवाइज़र बन गए, क्योंकि उनको उस वक्त सरकारी कुर्सी नज़र आ रही थी, उनको तमाम मरात नज़र आ रही थी, उनको सारे ठाट बाट नज़र आ रहे थे। तो उस वक्त वो वहाँ पर चले गए और अब वो दोबारा से सहाफ़ी का उन्होंने टोपी पहन ली। जब दिल करते हैं एडवाइजरी टोपी पहन लेते हैं, जब दिल करते हैं सहाफ़ती टोपी पहन लेते हैं। तो कल मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि जी KPK के कुछ इलाके हैं जो कोई हसास हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंतहाई हसास हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो हसास और इंतहाई हसास इलाके हैं और पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर नेट बंद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इस तरह तो, मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि इस तरह तो 60-70% ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं, तो फिर 60-70% इलाके में KPK में इलेक्शन वाले दिन नेट बंद होगा। और फिर उसके बाद शायद हो सकता है कि वो जो EMS है जिसके ज़रिए ये रिजल्ट्स पहुँचाने हैं वो भी बंद हो, फिर ऑफलाइन कुछ काम होगा या बाय हैंड भिजवाए जाएंगे। तो फ़ाहद हुसैन साहब ने कहा नहीं अभी इस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर भी हम बात करेंगे तो हमें लोग समझेंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर मोहम्मद मालिक साहब ने आगे से ठीक कहा ना कि जी लोग क्या समझेंगे, लोगों को पता चलना चाहिए, ताकि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई डलने लगी है तो उसको होने से पहले से उस पर बात करके उसको रोका जाए। तो फ़ाहद हुसैन साहब चाहते हैं नहीं इस पर बात ना की जाए। ये पूरा एक गेम प्लान है जो KPK में चलाया जा रहा है, बिकॉज KPK मैनेज नहीं हो रहा है। KPK PTI का अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है और PTI को वहां से बेतहाशा सपोर्ट अभी भी है और PTI वहां से क्लियर कट विनर है, क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है और ये बात हजम नहीं हो रही है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे सहाफ़ियों को सुनकर अपना ना वक्त ज़ाया करें ना दिमाग ख़राब करें, क्योंकि ये एजेंडे पर हैं। अगर फ़ाहद हुसैन साहब भले वो PMLN को सपोर्ट करते रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन सरकारी ओहदा जब उन्होंने ले लिया ना, तो वहीं पर उनका जो एक, मेरी नज़र में भी एक प्रोफेशनल अप्रोच थी उनकी, या मेरी नज़र में उनकी कुछ इज्जत हुआ करती थी, वो सारी की सारी ढेर हो गई। कहां पर? कि जब उन्होंने सरकारी ओहदा लिया। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को आज के इस वीलॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।